ये किसी को तो कितना रिस्क होता है आर्थराइटिस का, उन्होंने स्टडी के अंदर ये देखा। अगर एसीएल के साथ मेनिस्कल इंजरी है और कार्टिलेज इंजरी है तो रिस्क कितना आर्थराइटिस का, उन्होंने ये चीज देखी। तो 10 साल के अंदर अगर किसी इंसान की एसीएल इंजरी है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मतलब ये हैजंट डन रिकंस्ट्रक्शन ये कुछ भी, 20% रिस्क है उसमें आर्थराइटिस डेवलप होने का। लेकिन लुक एट दिस, एसीएल इंजरी हुई है, साथ में मेनिस्कल इंजरी भी है या मेनिसेक्टमी कर दी गई और कार्टिलेज इंजरी है, हाउ मच इज द रिस्क? 40%। तो कोई बंदा हमारे पास आया 20 साल का और उसका एसीएल में भी इंजरी है, एमआरआई स्कैन के अंदर कार्टिलेज टेयर है और साथ में मेनिस्कल टेयर है, ही इज कैरिंग 40% रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस 10 years down the line. Next please. What is failure? That's the first thing we need to understand. अब ये पेशेंट ने मुझे वीडियो भेजी पेशावर से, look his knee is moving after reconstruction. क्या is it an objective laxity? Is it a patient perception of instability? Is it a post-operative stiffness that we consider a failure? Is it extensor mechanism dysfunction that we consider a failure? Or is it infection? So there are multiple things that you need to address when somebody comes after ACL reconstruction or uska reconstruction fail. Go to the next slide please. So average incidence of primary graft failure 5 to 10%, लेकिन कुछ सीरीज के अंदर लिखा है 15%, so it's quite high. तो जो सर्जन अपने आप को चैंपियन बना के हीरो समझता है कि मेरा ACL फेल नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है. Even in my hands, I do most number I think in the world now. मतलब दुनिया में 8-10 लोग होंगे जिनके साथ मेरा कंपैरिजन, I do around 400 ACLs a year. तो आप सोच सकते हैं एक दिन में 7 से 8 ACL में करता हूँ. मेरे अपने हाथों में इतने वॉल्यूम के बाद भी I think 5 to 7%. सोनरी कोटेट जिसकी वेटिंग लिस्ट 5 साल की, अभी मैं जर्मनी में से मिल के आया हूँ. कितने साल की वेटिंग लिस्ट है? 5 साल. अगर मैं आज उसके पास जाऊँ, उसको बोलूँ मेरा ACL कर दोगे तो 5 साल बाद आना. तो इमेजिन किस लेवल पे वो होगा. वो सऊदी की प्रिंस का ACL करता है. उसने मुझे कहा मेरे हाथ में फेलियर 8% है, 9%. तो मैंने कहा मे बी आई एम इवन वर्स. तो यू शुड नेवर बी, यू शुड ऑलवेज बी हम्बल, हमेशा डाउन टू अर्थ हम्बल. और अपने पेशेंट को आपने बताना है. अच्छा, अब यूरोप के कंट्री के अंदर फेलियर इस वजह से भी ज्यादा है कि वो बहुत कंपेटिटिव स्पोर्ट्स करते हैं. हो सकता है पाकिस्तानी पेशेंट्स में कम हो, उसकी वजह कि हमारा उस लेवल का कंपेटिटिव स्पोर्ट्स नहीं है. मेरे पास जो ACL कराने आते हैं 60% पेशेंट वो होते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस फैमिली के हैं. लेकिन जो 40% स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं उनके अंदर रिस्क ज्यादा है. लेट्स लुक एट मार्स ग्लोब. अब ये बहुत अच्छी स्टडी है, हर एक को पढ़ना चाहिए जिसको स्पोर्ट्स सर्जरी में इंटरेस्ट है. मार्स दुनिया का सबसे बड़ा उन्होंने डेटा कलेक्ट किया. उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि एक्चुअल रीजन क्या है फेलियर का ACL का. गौर से देखना. उन्होंने लुक किया एजुकेशनल लेवल, एक्टिविटी लेवल, जेंडर, एज, टेक्निकल, ग्राफ्ट यूज, मेनिस्कस एंड कार्टिलेज लीजन. क्या ऐसी चीज है जो ACL को फेल करती है रिकंस्ट्रक्शन के बाद? कुछ तो होगा रीजन. गो टू नेक्स्ट स्लाइड एंड लुक एट दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट. एक्टिविटी ड्यूरिंग री इंजरी, नॉन स्पोर्ट्स 24%, स्पोर्ट्स 79. अब ये देखो गौर से कि सबसे ज्यादा क्या था, नॉन कितना चला गया ये 13%, 18% सॉकर और स्कीइंग. तो मतलब जिन लोगों ने दोबारा जाके एक्टिविटी बहुत हैवी लेवल की उनमें हाई रिस्क था. लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए. ये देखो अब इस पे क्या लिखा है, टेक्निकल रीजन क्या था जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फेल हुआ है. हम सब लोग समझते हैं कि ACL रिकंस्ट्रक्शन के अंदर टेक्निकल चीज कुछ भी नहीं होती, लेकिन लुक एट दिस. फीमोरल टनल मैलपोजिशन 80%, टिबियल टनल मैलपोजिशन 37. ठीक है, तो जिन लोगों की टिबिया और फीमोरल टनल की पोजीशन गलत है, सबसे ज्यादा हाई रिस्क था उनमें ACL फेलियर होने का. पाकिस्तान में भी वही. ओपन ACL क्यों फेल होते हैं? वर्टिकल टनल टेढ़ा पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है और हम समझते हैं वो नॉर्मल है. नहीं, सबसे बड़ा रीजन. और लुक जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा डिबेट होती है, पोस्टरोमीडियल लैक्सिटी, ALL. कितने लोगों ने हाथ रखा हुआ इसके ऊपर? एंट्रोलैटरल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, लैटरल टेनोडिसिस का नाम सुना होगा, किसी ने सुना है? इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है आजकल कि आपने ACL के साथ लैटरल टेनोडिसिस करना है, लैटरल टेनोडिसिस करना है. कितने परसेंट? सिर्फ 2. और एक और चीज, साइज ऑफ द ग्राफ्ट अगर इधर लिखा हुआ है, साइज ऑफ द ग्राफ्ट सबसे कम था. तो इट डजंट मैटर अगर तुम्हारा साइज ग्राफ्ट 8 है या 7 है, टनल पोजीशन गलत है तो ग्राफ्ट फेल. तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ ACL फेलियर इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो मैंने भी देखा है वो है टनल मैलपोजिशन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो अगर हम इन 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें ACL फेलियर को, तो आपको और आसान नजर आएगा. ये 3 बबल्स हैं. बबल नंबर 1 ट्रॉमेटिक, बबल नंबर 2 टेक्निकल एरर और नंबर 3 बायोलॉजिकल. अब मैंने बहुत ही अच्छा ACL किया, फर्स्ट का जबरदस्त टनल है, MRI में नजर आ रहा है वो फेल हो गया. तो उसके पीछे कॉमन कॉज क्या हो सकता है? बायोलॉजी. मैंने ACL खराब किया और वो फेल हो गया, टेक्निकल एरर. मैंने जबरदस्त ACL किया, पेशेंट की बायोलॉजी भी खराब है और उसको ट्रॉमा हो गया. बायोलॉजी खराब का मतलब क्या हुआ कि उसकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही ग्राफ्ट को. मैंने पहला ACL किया, MRI के अंदर टनल बिल्कुल ठीक है, स्पोर्ट्स के बाद टूट गया. मैंने कहा चलो बैड लक. मैंने दोबारा ACL दोबारा रिवाइज किया,
परफेक्ट पोजीशन, स्पोर्ट्स खेला फेल हो गया, his body is not accepting the graft, so sometimes you have to push back or put yourself in the back burner and just think maybe the nature is not allowing this ACL to heal, so step back and either use an allograft या synthetic graft, फिर आपने उस डायरेक्शन में जाना है. Just to give you some information. आ जाओ, less than 6 months अगर है, if the knee never felt stable, poor graft tension, failure of initial fixation, incorrect graft placement, जिस तरह ये पेशेंट का आप लाइव वीडियो देख रहे हैं कि ग्राफ्ट उसकी पोजीशन जो है वो गलत है, उसको पेन कर रहा है. नेक्स्ट 6 months के बाद तो न्यू ट्रॉमा, बायोलॉजिकल फेलियर या इनसफिशिएंट सेकेंडरी रिस्ट्रेन, जो मैंने बताया था कि इनसफिशिएंट सेकेंडरी रिस्ट्रेन क्या होता है, मीडियल मेनिस्कस, कि पेशेंट का एसीएल आपने अच्छा कर दिया, मेनिस्कस अंदर छोड़ दिया, वो हिले जा रहा है, तो सेकेंडरी इंस्टेबिलिटी की वजह से पेशेंट का ग्राफ्ट फेल हो जाएगा. नेक्स्ट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है. यूरोपियन, खासतौर पे जो स्वीडिश, बेल्जियम सर्जन्स हैं, फ्रेंच सर्जन्स हैं, वो बहुत ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं. उसको कहते हैं पोस्टीरियर टिबियल स्लोप. दिस इज द न्यू कांसेप्ट नाउ. पोस्टीरियर टिबियल स्लोप का मतलब क्या है कि टिबिया का स्लोप नॉर्मली 5 to 6 डिग्री होता है. अगर आपने एक्सरे करवाया और उस पेशेंट का टिबिया स्लोप 12 डिग्री से ज्यादा है और आपने एक सक्सेसफुल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की, स्ट्रेस राइजेस इतनी ज्यादा होंगी कि फेल हो जाएंगे. और इस कंडीशन के अंदर नेक्स्ट जाए, डेविड डिजोर का नाम तो आपने सुना ही होगा, दुनिया का मशहूर तरीन नी सर्जन है डिजोर. ये देखें, इसकी 9 डिग्री है. उसने क्या लिखा डिजोर ने, every 10 degree increase in slope an additional 6 millimeter of tibial anterior translation can be expected, both ACL intact and ACL deficient knee. उसका कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा tibial slope क्यों होगा, उतना ज्यादा knee anterior translate करेगी. 10 डिग्री के बाद एवरी डिग्री पे 6 मिलीमीटर कुदरती तौर पे एक इंसान का इंटैक्ट ACL है, टूटा नहीं हुआ, उसकी भी ट्रांसफर्स करके. अब सोचो उसमें तुमने ACL रिकंस्ट्रक्शन कर दिया तो मतलब और ट्रांसलेट करेगी. तो इसमें करना क्या है, नेक्स्ट स्लाइड. तो उन्होंने फिर सीरीज पब्लिश की कि डिफ्लेक्शन ऑस्टियोटमी करना जरूरी है, जिसके जरिए टिबियल स्लोप के इस तरह करने के बजाय यूं कर दिया जाता है. नेक्स्ट चले जाएं, आई वोंट गो इनटू डिटेल. और ये है डिफ्लेक्शन ऑस्टियोटमी. इस पेशेंट का टिबियल स्लोप यूं है, उन्होंने ऑस्टियोटमी करके सीधी कर दी. टेक्निकली वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन, वेरी स्केरी ऑपरेशन. फ्रंट से जाना पड़ता है, स्लोप को करना पड़ता है. पाकिस्तानी पेशेंट्स के अंदर लकीली इतना ज्यादा पोस्टीरियर स्लोप नहीं होता. अगर आप एक्सरे नोट करेंगे तो आप देखेंगे. नेक्स्ट प्लीज. उसके अलावा अलाइनमेंट. अब इस चीज को भी आपने समझना है कि एक बंदा आपके पास आया जिसका ACL टेयर है और उसकी वायरस नहीं है. अगर आपने उसमें ACL कर दिया तो he will not be successful. You have to do osteotomy as well along with ACL, जो मैं कुछ पेशेंट्स के अंदर कंसीडर करता हूँ करने हर एक में. जिस तरह इस पेशेंट के अंदर मैंने ऑस्टियोटमी की है और ACL साथ किया, तो आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोटमी करने के बाद और ACL करने के बाद इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल. अगर सिंपल इस पे ACL करता है कभी सक्सेसफुल नहीं होता. ये इंग्लैंड का इसकी वीडियो है, यू कैन जस्ट. नेक्स्ट, और फिर आपने करना है कि यू हैव टू लुक फ्रॉम आउट टू इन, बाहर से अंदर. नेक्स्ट, तो बाहर से आपने क्या देखना है, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट की वॉक, उसका गेट, और फिर उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है. अब ये देखें फिजिकल एग्जामिनेशन में, ये पेशेंट हमारे पास एओ क्लिनिक में आए थे 2015-14 की बात है. ओपन ACL हुआ, मल्टीपल स्कार, कितना ज्यादा अगली लुकिंग स्कार है ओपन ACL का, और कंप्लीटली फ्लैक्सिटी उसकी. नेक्स्ट प्लीज. फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने पोस्टर लैटरल कॉर्नर लाजमी देखना है, PCL लाजमी एग्जामिन करना है कि कहीं पेशेंट को हाइपरफ्लेक्सिटी नहीं है, कहीं PCL इंजरी तो नहीं. नेक्स्ट प्लीज. और रेडियोग्राफ के अंदर आपने हार्डवेयर देखना है, जो हमारे यहाँ ज्यादातर कॉमन आपने देखेंगे लोहे के इतने बड़े बड़े स्क्रू लगाए होते हैं. इसका कतई मतलब ये नहीं है कि पुटिंग अ मेटल स्क्रू इज रॉन्ग, बट इंपॉर्टेंट इज टू डू इट राइट इवन इफ यू यूज द मेटल स्क्रू. नेक्स्ट प्लीज. Imaging is very important. MRI images are extremely important to look at the tunnel. खासतौर पे टनल की अगर वाइडनिंग है, सिस्ट है लाइन के अंदर, तो CT स्कैन भी आपको दिखाएगा और MRI स्कैन भी दिखाएगा. तो आपको वो करवाना जरूरी है. फिर आपने एड्रेस करना है फ्यूमरल टनल और टिबियल टनल प्लीज. तो अब आपने नोट, इसको मैं आगे स्किप कर दूंगा. दिस इज टू टेक्निकल, यू गाइस विल गेट कंफ्यूज्ड. आगे जिस तरह ये वर्टिकल टनल पीछे जाना, पीछे साइड पे वाला अगर मैं ये दिखा दूं आपको, तो आप देखो इसके अंदर क्या इसमें देखो किस तरह पड़ेगी टनल वर्टिकल, ये फेल हो जाएगा. उसकी वजह है कि AP में वर्टिकल टनल स्टेबल होगी, रोटेशन में नहीं होगी, रोटेशनल स्टेबिलिटी. नेक्स्ट प्लीज. अब ये देखो, ये केस हमारे पास आया था पाकिस्तान में, यही मैंने किया इसको. तो मैं फर्स्ट स्टेज करने जा रहा हूँ. लोग ग्राफ कहाँ से निकल रहे हैं, टिपिकल टिबियल आर्टिकुलर सरफेस. टिबियल आर्टिकुलर सरफेस से निकल रहा है. उस पेशेंट को कितना पेन हो रहा होगा कि जब वो वॉक कर रहा है तो एक्चुअली टिबियल जो कार्टिलेज है उसमें से टनल बनाई हुई. और इस MRI के अंदर आप देखें कि नॉर्मल टिबिया का टनल यहाँ होता है, इधर से निकल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट PCL के करीब से निकल रहा है. तो टेक्निकल फेलियर. और ये देखें गौर से कि टिबिया, ये क्या है PCL, ये क्या है ACL. इसको यहाँ से निकलना चाहिए था, यहाँ से निकल रहा है. इवन 1 मिलीमीटर डिफरेंस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. नेक्स्ट. तो मैनेजमेंट ऑफ टिबियल टनल, लेट्स मूव ऑन. आई वोंट गो इनटू दैट, इट इज टू डिफिकल्ट. नेक्स्ट चलेंगे.
स्क्रू टेक्निकल भी हुआ। अच्छा अब ये देखिए, अब ये रिटर्न टू प्ले, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी पेशेंट को बताएंगे कि मैं आपका रिवीजन करने जा रहा हूं तो उसका सक्सेस रेट कितना है। सिस्टमैटिक रिव्यू 21 स्टडीज 54% ऑफ 485 एथलीट्स रिटर्न टू स्पोर्ट्स, तो बहुत बैड रिजल्ट है। रिवीजन के बाद आप कभी भी नहीं कह सकते कि पेशेंट जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर है उस लेवल पे जाएगा। हमारे खासतौर पे पॉपुलेशन के अंदर रिवीजन करना आसान है, इसलिए ओपन एसीएल है उसको आर्थ्रोस्कोपी में कन्वर्ट करना इजी होता है, तो उनके अंदर 74-80% पेशेंट दोबारा स्पोर्ट्स खेल लेते हैं अगर कार्टिलेज और मेनिस्कस डैमेज नहीं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखो, ये वही लड़का है जो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, स्टेबलाइज द नी, प्रिवेंट डैमेज टू द मेनिस्कस, मैक्सिमम नी फंक्शन। नेक्स्ट। अब आ जाओ व्हाट्स माय अप्रोच, आई डू 2 स्टेज रिवीजन, ये वीडियो ऑन हो जाएगी। पेरोनियस लॉन्गस में लेता हूं टेंडन रिवीजन केस के अंदर, इसलिए कि बहुत ज्यादा मल्टीपल स्कार होते हैं। पेरोनियस लॉन्गस जो है वो अभी रिसेंटली पिछले 5-7 साल के अंदर जरा डिबेट के अंदर इंटरेस्ट शो करने लगे और हम लोगों की 3 साल का फॉलोअप है। अब मैं उसको एज ए ग्राफ ऑफ चॉइस यूज करता है, जब तक 5 साल में मैं इस ग्राफ को नहीं यूज करूंगा, लेकिन रिवीजन केसेस में यूज करूंगा। प्रेस करना, ये चल जाएगी, आप देख सकते हैं इतना बीफी और इतना जूस और इतना बड़ा साइज का ग्राफ है कि यू विल नेवर गेट दैट इन हिस्ट्री। ऑलमोस्ट एवरेज हमारी स्टडी के अंदर शो किया है 11 मिलीमीटर थिकनेस है इसकी, कुछ पेशेंट्स को डबल की 2 हैमस्ट्रिंग के बजाय। इट्स क्वाइट अ नाइस ग्राफ। केस 1, लेट्स स्टार्ट दिस। तो ये देखो 21 ईयर ओल्ड मेल, एक्यूट इंजरी 2015 में फुटबॉल करते हुए, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन 2016 में हुई थी इसकी, कंटीन्यूअस पेन, इंस्टेबिलिटी, एक्सरे के अंदर आपको स्क्रू की पोजीशन वही जो मैं बता रहा था। नेक्स्ट चले जाओ, आप देखो कि टिबिया आर्टिकुलर सरफेस से ग्राफ निकल रहा है। अगर नेक्स्ट वीडियो दबाओ, स्क्रू कितना लूज है जब मैंने उसको साफ किया, तो ऑब्वियसली लोकल स्क्रू बना हुआ है कहीं का, यू कैन टेल इट्स नॉट इवन अ प्रॉपर एफडीए अप्रूव्ड। ये हम लोग इसकी पहली सर्जरी की थी, ये शायद बहुत पुरानी बात है। अरे नहीं, वो चले जाओ, उसके अंदर दिखाना मैंने आपको वीडियो चल रहे हैं उसको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो। सॉरी पीछे जाना है, पीछे वीडियो में आपको बहुत ग्राफिक दिखाना चाहता हूँ। आप आगे जा रहे हो, आप आगे जा रहे हो, पीछे पीछे पीछे, फिर दोबारा पीछे, फिर एक और तो पीछे, अब जाओ नेक्स्ट वीडियो, अब चलेगी नेक्स्ट और जाओ, अपने प्रेस करो। अब देखिए बहुत से आर्थ्रोस्कोपी करके मैंने आर्टिक प्रेस बोन ग्राफ लिया, दोनों स्क्रू निकाल दिए, स्क्रू निकाल के अगर आप आर्थ्रोस्कोपिक वीडियो देखो तो वो पैक कर दिया मैंने टनल को, तो बोन टनल को हमने पैक कर दिए। और उसके बाद अगर आप एक्सरे में देखो तो ये नजर आ रहा है बोन का पीस, एक बोन पीस यहाँ है और जो सुराख है पूरा भर गया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे और फिर दोबारा में दबाना। नेक्स्ट स्लाइड में सीटी स्कैन करवाया, सीटी स्कैन में आप देख सकते हैं हड्डी बोन इंटीग्रेशन जो सुराख है वो कर दिया। नेक्स्ट आ जाए प्लीज। और उसके बाद चूंकि ये पुराना केस था तो मैंने बीटी यूज में, तो उन्होंने हैमस्ट्रिंग यूज किया था, मैंने इसमें बोन पैटर्न बोन ग्राफ्ट यूज किया और आप आर्टिकुलर सरफेस देखिए वेल प्रिजर्व। नेक्स्ट चलिए, ये इसका ये पुलिस ऑफिसर था, हो सकता है चले बेटा, तो आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टेज के बाद माशाल्लाह इज डूइंग वेरी वेल, कोई पेन नहीं, डिस्कम्फर्ट नहीं। अब तो उसके शायद 5 साल हो गए इसको करते हुए। नेक्स्ट आ जाए प्लीज। केस 2, 24 ईयर ओल्ड मेल, ये पुरानी मेरी प्रेजेंटेशन थी, अब तो मैं आई थिंक आफ्टर ओवर 200 रिविजन्स बाय नाउ। ये केस जब मैं नया आया था उस टाइम रिविजन स्टार्ट की थी। मार्च 2017 में आर्थ्रोस्कोपिक रिमूवल और बोन ग्राफ्टिंग की थी। नेक्स्ट आ जाए, ये दोबारा उसी तरह पैक किया, उस वीडियो में अगर आप देखो तो दोनों स्क्रू पर पड़े हुए। हम अंदर गए, अंदर जाके हम लोगों ने स्क्रू निकाला और उस आर्थ्रोस्कोपिक वीडियो के अंदर आपको शायद अभी नजर आ जाए। आप एक बेटा बटन आपने दबाना नहीं, चले दोबारा प्रेस कर, इसके अंदर अगर हम वो दिखा सकें, नहीं चल रहा, चलो नेक्स्ट चले नेक्स्ट। तो आप ये देखें बायोलॉजिकल ग्राफ्ट एक्सपेंशन मैंने की, इसके अंदर पीआरपी लगा रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं हर पेशेंट में पीआरपी लगाता हूँ। ये रिविजन केस नहीं है, जस्ट लेट यू नो कि प्राइमरी केस है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि पीआरपी का इंजेक्शन उसके अंदर मैं ग्राफ्ट के अंदर डालता हूँ। नेक्स्ट चले जाए, ये पेशेंट का माशाल्लाह इज डूइंग ऑल द एक्सरसाइज ट्रेनिंग। नेक्स्ट आ जाए, ये सारी पुरानी मेरी वीडियोस है। तो समरी के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले कॉज ढूंढना है एसीएल फेलियर का। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन देखें बहुत कॉमन ऑपरेशन है, मुझे पता है बहुत सारे यहाँ यंग लड़के करना चाहते हैं, मैं हर एक को यही एडवाइस देता हूँ। देखें, it took me almost 11 years to become a consultant and 3 years of fellowship program and now 47 का मैं हो गया हूँ। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आज भी जब मैं एसीएल कर रहा होता हूँ तो मेरे अंदर वही फेयर होता है जो मैं पहले दिन करता था कि मेरे पेशेंट्स खराब ना हो जाए। आपने जब भी पेशेंट्स को ट्रीट करना है ये सोच के करना है कि ये मेरा भाई हो सकता है, ये मेरी वालदा हो सकती है, ये मेरी कज़न हो सकती है, कि अगर मैं इस टेबल पे लेटा हूँ तो मुझे वन ऑफ द टॉप बेस्ट बंदे से सर्जरी करानी है। मुझे पता है हमारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस है, मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग की बहुत डिफिकल्टी है, और मैं भी शायद आपकी जगह पे बैठा होता तो मुझे बड़ा आसान था ये बोलना, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस कर लेंगे और एक सही जगह पे जाके सीखेंगे, लॉन्ग टर्म आपको इसका बेनिफिट होगा। तो जब भी करना है सही करना है काम, वरना सीखें और फिर करें। इसलिए these are real patients which need to
understand, because one day your family member can be on the table, and if somebody does a bad job, you will feel really, it completely transforms life of a patient. अगर आप सर्जरी नहीं कर सकते, पेशेंट को रिफ्यूज कर दे, मैं अक्सर पेशेंट को कहता हूँ देखो गलत सर्जरी कराने से बेहतर है ना, कुछ नहीं होगा, इंस्टेबिलिटी होगी ना ज़्यादा, लेकिन गलत करने की वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डॉक्टर साहब. ठीक है, थैंक यू.